सो हेलो एवरीवन, आज हम सेल साइकिल को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट इंटरफेज। कल मैं तुम्हें बता चुकी थी कि इंटरफेज होता है 95% ऑफ द सेल साइकिल और 5% ऑफ द सेल साइकिल होता है माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, आज इंटरफेज के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इंटरफेज जो डिवाइडेड होता है वो होता है 4 फेजेस में, G1, S, G2 एंड G0 फेज। ठीक है, ये सब फेज जो है कंट्रीब्यूट करते हैं अबाउट 95%। सबसे लॉन्गेस्ट फेज भी इसमें कौन होता है? G1 होता है। G1 फेज के अंदर क्या क्या होता है? मेटाबॉलिकली एक्टिव है फर्स्टली ये फेज। मेटाबॉलिकली एक्टिव यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, मेटाबॉलिज्म परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, सेल जो है वो अपनी ग्रोथ कंटिन्यू रख रहा है, यानी कि यहाँ पे सेल जो है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, उसका मटेरियल इंक्रीज हो रहा है। जो चीज़ें ध्यान रखने वाली है वो क्या है? यहाँ पे कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगी। डीएनए रेप्लिकेशन कौन से फेज में होगी वो हम आगे देख लेंगे, बट यहाँ पे कोई भी डीएनए का जो है इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। किस चीज़ का हो रहा है? न्यूक्लियोसाइड का, न्यूक्लियोटाइड का, डीएनए पॉलीमरेज का, आरएनए का और एटीपी का। अब देखो, डीएनए पॉलीमरेज जब तक नहीं होगा, डीएनए जो है वो नहीं बन पाएगा। डीएनए पॉलीमरेज मैं तुम्हें बता देती हूँ क्या होता है। जो डीएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की जो फॉर्मेशन में हेल्प करता है, एक एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज। अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, ये 12th क्लास में आता है, बट मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ कि डीएनए पॉलीमरेज का रोल होता है किसमें? डीएनए के रेप्लिकेशन में। ठीक है, यानी कि रेप्लिकेशन क्या होता है वो भी बता देती हूँ। डीएनए है ये, एक डीएनए है। ठीक है, अब इसका नया डीएनए कैसे बनता है? ये जो है एक स्ट्रैंड अलग हो जाता है, एक स्ट्रैंड अलग हो जाता है। एक स्ट्रैंड ये रहा, एक स्ट्रैंड ये रहा। इस पे कुछ सीक्वेंस लिखी होती है, उसके ऑपोजिट सीक्वेंस आके एक दो डीएनए बना लेते हैं। इसे हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए क्या हो रहा है? डबल हो रहा है, इसे बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। अभी तुम्हें मे बी ये कॉन्सेप्ट थोड़े कम समझ आ रहे होंगे, इसलिए मैं तुम्हें बहुत ऊपर से इस पे से लेके जा रही हूँ, ताकि तुम्हें एकदम से ये ना लगे कि ये डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है और ये डबल हो रहा है तो काम क्या है इसका। तुम्हें सिंपली बता दिया कि ये डीएनए को डुप्लीकेट करने में हेल्प करता है, ये एक एंजाइम है। ओके, वैसे ही आरएनए को करने के लिए कौन होता है? आरएनए पॉलीमरेज। वो बाद में देखेंगे, वो सब चीजें हम 12th क्लास में देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड तुम्हें पता होगा, बायोमोलिक्यूल्स अगर पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है तो बता देती हूँ। न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड तो होते हैं, जो डीएनए है वो कुछ एक यूनिट से बना होता है, वो यूनिट्स क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड। और उन न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीजें होती है? शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजिनस बेसिस से मिलके बनी होती है। बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे जब डिटेल में डिस्कस करेंगे हम इन चीज़ों को। और अगर इस न्यूक्लियोटाइड में से हम फॉस्फेट का ग्रुप एक हटा देते हैं, यानी कि कौन बच गया? शुगर बच गई और नाइट्रोजिनस बेस बच गया, तो उसे क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोसाइड बोल देते हैं। मुझे पता है ये बातें सर के ऊपर से जा रही है, तो तुम्हें बस ये याद करना है कि क्या न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, डीएनए पॉलीमरेज, एटीपी और आरएनए क्या होते हैं? यहाँ पे डबल हो जाते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट, सारे के सारे जो ऑलमोस्ट ऑर्गेनेल्स हैं वो डुप्लीकेट यहाँ हो जाते हैं। किस किस को छोड़ के? माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़ के, क्लोरोप्लास्ट को छोड़ के और गोल्गी एपरेटस को छोड़ के, ये यहाँ पे नहीं होते डुप्लीकेट। ये किस फेज में होते हैं वो मैं तुम्हें बताऊंगी, चलो बता ही देती हूँ। ये फेजेस होते हैं G1, S, G2 और G0। ये फेजेस होते हैं, देखो लिखा है G1, S फेज, G2 फेज और G0, यानी कि G के नीचे एक छोटा सा जीरो है, इसे G0 बोलते हैं। तो G2 फेज के अंदर क्या हो जाता है? इन तीनों ऑर्गेनेल्स का ड्यूप्लीकेशन हो जाता है। ठीक है, और प्रोटीन फॉर्मेशन भी G1 में ही हो जाती है। कौन से प्रोटीन नहीं बने हैं अभी? हिस्टोन रह गया, ट्यूब्यूलिन रह गया। हिस्टोन कहाँ बनेगा? हिस्टोन बनेगा जी S फेज में, और ट्यूब्यूलिन कहाँ बनेगा? ट्यूब्यूलिन बनेगा G2 फेज में। ठीक है, अभी तुम ये मत सोचो कि यहाँ बता दिया आगे नहीं बताएंगे, बताएंगे, टेंशन मत लो, बताते हैं। चलो आगे देखो, तो S फेज में क्या होगा? S फेज में होती है डीएनए की रेप्लिकेशन। वहां क्या हुई थी? कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हुई थी, डीएनए का मटेरियल डबल नहीं हुआ। यहाँ पे क्या होगी? डीएनए की रेप्लिकेशन। डीएनए 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बनेंगे। ठीक है,
और क्या होगा, हिस्टोन की फॉर्मेशन होगी। हिस्टोन एक प्रोटीन होता है जो डीएनए को कॉइलिंग में हेल्प करता है। हम क्रोमोसोम, हमें पता है ना क्या होता है, डीएनए कॉइल करता 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 क्रोमैटिन बनता है, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनते हैं, ठीक है। ये हमने किसमें, कौन से चैप्टर में पढ़ा है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा है कि डीएनए ऐसे 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 कॉइल्ड होता है और ऐसी वाली कॉइलिंग से ही क्या बनते हैं, क्रोमोसोम बनते हैं। ओके, तो अब क्रोमैटिन जो है वो क्या हो जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है। सेंट्रियोल भी यहाँ पे क्या हो जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है। सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। अब सेंट्रियोल, मुझसे ये नहीं पूछेगा कि कोई सेंट्रियोल क्या होता है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ के आओ तुम, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे नाम आएंगे जो तुम नहीं बता पाओगे क्या होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्रोमैटिन आया है, क्रोमैटिन में हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में दो टाइप के क्रोमैटिन पढ़े थे, हेटेरोक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन। अब जिसको भी आता है वो कमेंट कर सकता है, दूसरों की हेल्प कर सकता है, बट मैं तो नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में डिस्कस कर चुकी हूँ, नहीं तो ये बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, डीएनए पर सेल क्या होता है, डबल हो जाता है, बट क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होता। अब इसका क्या मतलब होता है, ये लाइन समझ नहीं आई हमें कि है ना, डीएनए डबल हो रहा है, क्रोमोसोम डबल कैसे नहीं हो रही, क्योंकि हमने तो अभी पढ़ा है कि है ना भाई, अगर क्रोमोसोम डीएनए की कॉइलिंग होगी जब भी क्रोमोसोम बनेगा। तो अगर डीएनए डबल होगा तो क्रोमोसोम भी तो डबल होने चाहिए ना, बट नहीं होते। क्रोमोसोम की काउंटिंग किससे रिलेटेड होती है, देखो ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये कितने क्रोमोसोम है, और अगर मैं तुम्हें ये शो कर दूं, ये कितने क्रोमोसोम है, देखो तुम्हें इन तीनों में डिफरेंशिएट करना है, ये कितना है, ये कितना है और ये कितना है, ये तीनों एक एक ही क्रोमोसोम है। इनमें क्या है, सिर्फ डीएनए का मटेरियल कम ज्यादा है, इसमें डीएनए मटेरियल सबसे कम है, इसमें थोड़ा ज्यादा हो गया और इसमें सबसे ज्यादा डीएनए का मटेरियल है। अब अगर मैं इसकी जगह बना दूं ये, भले ही दोनों में डीएनए का मटेरियल कम हो, बट ये कितने क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम है। तो अब इसने क्या बोला कि डीएनए पर सेल डबल होता है बट क्रोमोसोम नंबर नहीं, यानी कि अगर हमारे पास ऐसा कोई क्रोमोसोम था पहले तो उसका क्या हो जाता है, वो कैसा बन जाता है, ऐसा, यानी कि डीएनए का मटेरियल देखो डबल हो गया, ठीक है, बट क्रोमोसोम नंबर कितना है, वही 1, ठीक है, ऐसा होता है, समझ गए। अब आता है हमारा G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्गी बॉडीज जो है वो डुप्लीकेट कर जाती है, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें ये भी याद होगा कि वहाँ हिस्टोन बताया था डबल होता है भैया इस फेज के अंदर, तो यहाँ वो भी बता दिया है, तुम ये ध्यान रखते चलो, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है मैंने वो जीवन फेज में ही बता दी थी तुम्हें कि ये यहाँ होता है, ये वहाँ होता है, तो तुम कंफ्यूज मत कर जाना उन चीज़ों में, ठीक है। पहले इसीलिए बताई थी कि मैंने नाम दे दिया है और फिर मैं ये ना बताऊँ कौन से फेज में होती है, तो क्या पता तुम इससे कंफ्यूज कर जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्गी का ड्यूप्लीकेशन हो रहा है, और क्या हो रहा है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। हिस्टोन कहाँ बन रहा था, एस फेज में, और बाकी के प्रोटीन कहाँ बन रहे थे, G1 फेज में, और एस फेज में क्या बन रहा था, सेंट्रियोल बन रहे थे, ठीक है, सेंट्रियोल का ड्यूप्लीकेशन हो रहा था। अब सेल ग्रोथ क्या करती है, कंटिन्यू करती है, इसमें सेल अभी भी अपना जो है मटेरियल इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है, सेल अपना साइज को इंक्रीज कर रहा है। फ्यू आरएनए फॉर्मेशन, अब मैंने फ्यू क्यों लिखा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आरएनए G1 में डुप्लीकेट कर चुके हैं। कहाँ लिखा था, ये रहा आरएनए, मोस्ट ऑफ द आरएनए G1 में बन चुके हैं, अब कुछ एक की और जरूरत है तो वो G2 में भी बन जाते हैं। मैक्सिमम साइज ऑफ द सेल अटेन, यानी कि जो सेल का मैक्सिमम साइज है वो हम अब अटेन कर चुके हैं। अब जो हमारा सेल है वो रेडी है किस में जाने के लिए, एम फेज में जाने के लिए, यानी कि एक्चुअल डुप्लीकेशन करने के लिए, ठीक है। यानी कि हमारी सब्जी की तैयारी हो चुकी है, हम छौंका लगाने के लिए तैयार हैं। अब हम एक बार वर्बली डिस्कस करें, उससे पहले वर्बली डिस्कस करने से पहले G0 फेज के बारे में और बता देती हूँ। G0 फेज मेटाबॉलिकली एक्टिव है, यानी कि ऐसा नहीं है कि सेल मर चुका है, सेल अब कुछ काम नहीं कर रहा, मेटाबॉलिज्म चल रहा है अभी भी। उसमें मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो केमिकल एक्टिविटीज हमारे बॉडी में परफॉर्म होती है टू सर्वाइव, ओके। तो मेटाबॉलिज्म अभी भी चल रहा है इस फेज में, बट सेल डिवीजन जो है वो रुक जाती है। अब सेल मना कर देता है कि मुझे डिवाइड नहीं करना,
यानी कि ये नहीं होता कि भाई G2 में आके पूरा साइज लेने के बाद ये सेल नहीं कर सकता ये चीज़ें, ये जीवन से ही अपने आप को निकाल देता है, ठीक है, जीवन से ही निकाल देता है। इससे तुम थोड़ी सी वो भी समझ सकते हो कि सेल अपना जीवन ही यहाँ पे एंड कर देता है। किसका? सेल साइकिल का। मेटाबॉलिकली अभी भी एक्टिव है, सेल जिंदा है, बट डिवाइड नहीं करना चाहता, काम नहीं करना चाहता। वो कह रहा है मुझे सेटल होना है, ठीक है। जैसे हम भी काम करते करते ऐसे हो जाते हैं ना कि अब हमें सेटल होना है, जॉब चाहिए, वैसे ही सेल भी ऐसे कह देता है सेटल होना है, जॉब चाहिए। यानी कि अब यहाँ G0 में क्या मिलेगा उसे? फंक्शनल रोल मिल जाएगा। जैसे कि कोई हार्ट का सेल बन गया, कोई नर्व का सेल बन गया, कहीं पे इसे कह रहा है मुझे प्रॉपर रोल दे दो, अब मुझे डिवाइड नहीं करना, ठीक है, बड़ा नहीं होना, ये कह देता है। ओके, या फिर इसका क्या यूज होता है? ये वाला जो सेल है उसे क्या कहते हैं कि ठीक है भाई, तुम्हें अगर डिवाइड नहीं करना तो कोई सेल अगर ब्रेक हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, रप्चर हो रहे हैं, तो उनका रिप्लेसमेंट करो कि वहाँ जाके लगो। क्योंकि अब हमें अगर चोट लगी है तो वो जहाँ वो सेल थे वो तो खराब हो गए हमारे, अब वो तो यूज नहीं होंगे, तो ये सेल क्या करेगा? रिप्लेसमेंट में रोल प्ले करेगा या फिर फंक्शनल रोल प्ले करेगा। ओके, अब थोड़ा वर्बली डिस्कस करते हैं क्या क्या पढ़ा है। जीवन फेज में क्या था? सेल जो है वो अपने आप को ग्रोथ कर रहा था, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, आरएनए, एटीपी, डीएनए पॉलीमरेज जो है वो फॉर्म हो रहे थे। क्या नहीं हो रहा था? डीएनए का ड्यूप्लिकेशन नहीं हो रहा था। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल्स जो है वो ड्यूप्लिकेट कर चुकी थी। कौन नहीं की थी? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं की थी, क्लोरोप्लास्ट नहीं की थी और गोल्गी बॉडीज नहीं की थी। और मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स भी बन चुके थे। कौन से नहीं बने थे? ट्यूब्यूलिन नहीं बने थे और हिस्टोन नहीं बने थे, ठीक है। अब कौन सा फेज आया हमारा? एस फेज। एस फेज में क्या हुआ? एस फेज में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हुआ, हमारे जो हिस्टोन प्रोटीन्स थे वो बन गए, डीएनए का डुप्लीकेशन हो गया, ठीक है। और हमारा जो डीएनए पर सेल था वो तो डबल हुआ, बट क्या डबल नहीं हुए? क्रोमोसोम डबल नहीं हुए। ओके, अब नेक्स्ट फेज कौन सा आ गया? G2। G2 में भी ग्रोथ हो रही है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन बना है। तीनों में याद रखो कौन से प्रोटीन्स के मैं नेम ले रही हूँ। और यहाँ पे क्या डुप्लीकेट हो गए? माइटोकॉन्ड्रिया डुप्लीकेट हो गए, क्लोरोप्लास्ट डुप्लीकेट हो गए और गोल्गी बॉडीज डुप्लीकेट हो गए, ठीक है। अब और सेल जो है वो अपने मैक्सिमम साइज पे आ चुका है, यानी कि रेडी है सेल डिवीजन करने के लिए। ओके, और कुछ रह गया है हमारा? फ्यू आरएनए की फॉर्मेशन भी होती है, कुछ एक आरएनए भी बन जाते हैं जो अगर हमारे जीवन में कुछ कमी रह गई हो तो G2 बना देता है, ठीक है। दैट्स इट। इंटरफेस इतना ही था, इसमें 95% ऑफ हम जो है अपनी तैयारी कर चुके हैं। अब ऐसी बात नहीं है माइटोसिस मियोसिस यानी एम फेज 5% है तो वो छोटा होगा, नहीं। दैट्स द मेन पार्ट। माइटोसिस मियोसिस हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, पहले इसे क्लियर करके आना। क्योंकि देखो अब तक क्या हो चुका है हमारे पास, क्रोमोसोम किस हालत में था? इस हालत में। फिर क्या एस फेज में क्या हो गया? इस हालत में। तुम्हें ये चीज़ें याद होनी चाहिए क्योंकि हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। मैं ये नहीं बताऊंगी कि ये कैसे कर दिया मैंने, मैं सिर्फ ये बोलूंगी कि एस फेज में हमारा डीएनए डबल हो गया था, हमारा क्रोमोसोम ऐसा है, और फिर हम माइटोसिस मियोसिस स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। हम बेसिक्स यहाँ क्लियर कर चुके हैं। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही है। आई होप आप सबको समझ आया होगा, और अगर समझ आया है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर कर दो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।